चलिए जीव विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। हमने बस रिवीजन सीरीज में जो था, रिवीजन क्लासेज में जीव विज्ञान आपका है, बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स जो था, आज दोनों को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, पहले हम बायो को देखते हैं। बिना देर के हुए क्वेश्चन को शुरू किया जाता है, क्योंकि समय नहीं है कि आपको सारी चीज़ें बताया जाए। जीव विज्ञान की शाखाएँ और उपशाखाएँ की बात करते हैं। डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत त्वचा और रोगों का अध्ययन करते हैं। सर्फेटोलॉजी के सर्पों का अध्ययन करते हैं। ऑर्निथोलॉजी के पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन पीसीएस में कई दफ़े पूछा गया है। ठीक है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन किया जाता है। और हमको मिर्मेकोलॉजी के अंतर्गत चींटियों का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी के अंतर्गत मत्स्य संरचना और कायरिकी का अध्ययन किया जाता है। आप देखते रहिएगा, क्योंकि समय नहीं पूरा हमने कहा कि बताया जाए, इसलिए थोड़ा स्पीड में हम चलेंगे क्वेश्चन को और लगाते हुए चलेंगे आप लोग। ठीक है, सही, थोड़ा माइक सही कर दीजिए। ठीक है। वायरोलॉजी के अंतर्गत विषाणुओं का अध्ययन करते हैं। पैथोलॉजी के अंतर्गत रोगों की प्रकृति, लक्षण, कारकों का अध्ययन करते हैं हम लोग। मायोलॉजी के अंतर्गत मनुष्य के पेशियों का अध्ययन किया जाता है। पैलियोबोटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। जूलॉजी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन करते हैं। इथोलॉजी के अंतर्गत मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। बायोनोमिक्स के अंतर्गत हम जीवधारुओं के वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन करते हैं। ऑस्टियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, पूछा गया है कई दफ़े। ठीक है। लिथोट्रिप्सी जो होता है, ये भी पूछा गया है। लिथोट्रिप्सी एक चिकित्सा प्रक्रिया है जिसमें हम किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय व मूत्राशय की थैलियों में स्थित पथरी को जो होता है तोड़कर हम इसका इलाज करते हैं। पेडोलॉजी जो होता है मृदा के निर्माण, मृदा के प्रकार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। फिजियोलॉजी के अंतर्गत जो होता है शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्य विधियों का अध्ययन करते हैं। सेरोलॉजी के अंतर्गत जो होता है रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन है। ट्रोफोलॉजी के अंतर्गत पोषण विज्ञान और एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत जो होता है मानव जात के संस्कृति विकास का अध्ययन करते हैं। ठीक है। एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत जो होता है घासों का अध्ययन एवं पालन करते हैं। ऑरोलॉजी के अंतर्गत पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। आगे चलेंगे। जीव विज्ञान से संबंधित शब्दावलियाँ कुछ हैं, जैसे फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत सजावट के लिए काम आने वाली पुष्पों का हम अध्ययन करते हैं। सेरिकल्चर के अंतर्गत जो होता है कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन करते हैं। नोट करेंगे, सारे क्वेश्चन जो होता है नोट कर लीजिएगा। एपीकल्चर मधुमक्खी का पालन है। विटीकल्चर अंगूर की खेती है। टिश्यू कल्चर कृत्रिम माध्यम से उत्तकों का संवर्धन है। हार्टिकल्चर फल और सब्जियां पादपों का अध्ययन करते हैं। और सिल्वीकल्चर के अंतर्गत जो था बनी वृक्षों और उनके उत्पादों का अध्ययन किया जाता है, संवर्धन का अध्ययन करते हैं। विषाणु क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अति सूक्ष्म होते हैं, एक आकोशिकीय होते हैं, विशेष न्यूक्लियर प्रोटीन के कण होते हैं, जीवित जो होता परपोषी के अंदर रहकर जनन करते हैं। विषाणु की खोज रूसी वैज्ञानिक वनस्पति विज्ञानी इवानोवास्को ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। इवानोवास्को ने 1852 में तंबाकू के पत्ते मोज़ेक रोग के कारण खोज करते हुए समय की थी। ठीक है, मोज़ेक रोग के कारण की खोज करते हुए समय की थी। ठीक है। विषाणु को सिर्फ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है। ठीक है। विषाणुओं में पौधों से होने वाला रोग, विषाणुओं से पौधों में होने वाला रोग, तंबाकू की पत्तियों में मोज़ेक रोग, पंकी टॉप ऑफ बनाना केला की पत्तियों में होता है। आलू में भी मोज़ेक रोग होता है। ठीक है, आलू में भी मोज़ेक रोग होता है। ठीक है। विषाणुओं से होने वाले मनुष्य में होने वाले रोग कौन कौन से होंगे, जैसे चेचक हो गया, अरबो वायरस जो था पीत ज्वर कहा जाता है, निस्पंदनी वायरस से पोलियो होता है, मोरबेलिया वायरस से खसरा रोग होता है, मम्पस वायरस से गलसुइया होता है, हाइड्रोफोबिया से रेबीज रोग होता है। ठीक है, कुत्ते काटने से भी हाइड्रोफोबिया होता है। ठीक है, रेबीज, मस्तिष्क शोध। ठीक है, हर्पीज वायरस से हर्पीज,
ऑर्थोनोमिक्सोवायरस से जो होता है इन्फ्लुएंजा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पीसीएस में पूछा गया है। ट्रिकोमा, ठीक है, ट्रिकोमा से जो होता है आँख संबंधी रोग होता है। डेंगू ज्वर, ठीक है, और HIV एड्स जो होता है HIV वायरस के कारण होता है। ये सभी वायरस से मनुष्य में होने वाले इतने रोग होते हैं। अब अगर हम देखेंगे कवक से होने वाले कौन कौन से रोग होंगे, कवक से, ठीक है, वो तो वायरस से था। कवक से होने वाले रोग की बात करते हैं जंतुओं में और पौधों में कौन से होंगे। जंतुओं में हो जाएगा, देखा जाएगा चलिए, जो जंतुओं में रोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, एस्परजिलोसिस फेफड़े का रोग होता है। दाद होते हैं, मेनिनजाइटिस होता है, हेप्टाइमोसिस होता है, ओनिकोमाइकोसिस होता है, दमा होता है, गंजापन होता है, खाज होता है। ठीक है, ये सब जो होता है कवक से होने वाले रोग हैं। नोट कर लीजिए, ये सब कवक से होने वाले रोग हैं। पौधे से होने वाले रोग के सरसों का सफ़ेद कीट, मूंगफली का टिक्का, आलू का अंगमारी रोग, गन्ने का सड़न, आलू के अंगमारी रोग, ठीक है, और सेब का सड़न, गेहूं का लाल रस्ट, बाजरे का रगाट, गेहूं का ढीला अस्मट रोग, यह रोग नाम रद्द करना। अंगूर का जो था पाउडर मिडोलो, राई का जो था इरगाट रोग, ये सारे रोग याद रखिएगा। ठीक है, कवक से होने वाले ये सारे रोग होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे जीवाणु। जीवाणु क्या होते हैं? हरित लवक, हरित एक कोशिकी बहुकोशिकी प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं। इनकी कोशिका भी से रासायनिक संगठन पौधे की कोशिकाओं के संगठन से बिल्कुल भिन्न होते हैं। ठीक है, पौधे की कोशिका के रासायनिक संगठन से बिल्कुल ये भिन्न होते हैं। ठीक है, जीवाणुओं से लाभदायक क्या होता है? राइबोजोबियम, भूमि की उर्वरता में वृद्धि करते हैं। दलहनी फसलों की गांठों में पाए जाते हैं। पीसीएस नहीं, सभी एग्जाम में पूछा जाता है राइबोजोबियम। ठीक है, लैक्टोबैसिलस, दूध से दही बनाने में कारगर होते हैं। लैक्टोबैसिलस, एसिटोबैक्टर एसिटी, सिरका के निर्माण में होते हैं, जीवाणु होते हैं। ठीक है, माइकोकस कॉन्डिलस, चाय की पत्तियों को क्यूरिंग के लिए, ठीक है, इन्हें कहा जाता है। जीवाणुओं से हानिकारक क्लोस्ट्रोबोटोमिलिनियस भोजन को विषाक्त बनाते हैं। ठीक है, जीवाणुओं से पौधों से होने वाले रोग, पौधों में होने वाले रोग, सेब में अंगनिर्जा रोग होता है जीवाणु के द्वारा। चावल के अंगमारी रोग जीवाणु के द्वारा। आलू का सैथिल रोग जीवाणु के द्वारा। नींबू का कैंकर रोग याद रखिएगा, कैंकर रोग। गेहूं का टुंडा रोग और फलों का जो होता है क्राउन गाल रोग, ये जो होता है जीवाणुओं के कारण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस जो भी पढ़ाया जाएगा सारे इंपॉर्टेंट ही रहते हैं। ठीक है, जीवाणुओं से होने वाले जो होते हैं पशुओं में रोग, भेड़ में एंथ्रेक्स रोग होता है। जानवरों में काला पैर रोग हो जाता है, जानवरों में काला पैर। ठीक है, चलिए जीवाणु और रोग कौन कौन होते हैं? क्लोस्ट्रीडियम टेटानी टेटनस होता है। ठीक है, हेमोफिस परटूसिस काली खांसी होती है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस तपेदिक होती है, या आप टीबी कह सकते हैं या क्षय कह सकते हैं। विब्रियो कैलोरी से हाइजा रोग होता है। कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया रोग होता है। बैसिलस पेस्टिस से प्लेग रोग होता है। ये तो कई दफ़े पूछ दिया गया, कोई ज़रूरत है नहीं, आपको याद होगा। ठीक है, डिप्लोकोकस निमोनी से निमोनिया रोग हो जाता है। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड होता है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे से जो होता है कोढ़िया कुष्ठ रोग होता है, कोढ़िया कुष्ठ रोग होता है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया नीलहरी शैवाल भी एक प्रकार का जीवाणु होता है। इन्हें हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। साइनोबैक्टीरिया पृथ्वी का सफलतम जीवधारियों का समूह माना जाता है, सफलतम जीवधारियों का समूह माना जाता है। लाल सागर लाल रंग के जो होते हैं ट्राइको जो होता है ट्राइकोडेस्मीथियम एरिथ्रियम नामक एक साइनोबैक्टीरियो के कारण ही दिखाई पड़ता है। ठीक है, लाइकेन क्या होता है?
लाइकेन थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पतियां हैं जो कवक और शैवाल दोनों प्रकार के मिलकर होती हैं, दोनों से मिलकर बनती हैं। ठीक है, कवक और शैवालों का परस्पर संबंध जो था परस्पर सहजीवी होता है। क्या होता है? सहजीवी होता है। लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पीसीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ लाइकेन नहीं उगते हैं, वहाँ लाइकेन नहीं उगते हैं। ठीक है, पेड़ों के छालों पर जो था उगने वाले लाइकेन को जो होता है कार्टिकोल्स तथा खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को जो होता है सेक्सिकोल्स कहते हैं। ठीक है, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोल्स कहते हैं और पेड़ों के छालों पर उगने वाले को लाइकेन को कोर्टिकोल्स कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बीजी पत्र कुछ महत्वपूर्ण पौधे, ठीक है, और कुल गेमनी कुल के पौधे में कौन आते हैं? ग्रेमनी को जई, गेहूं, मक्का, चावल, गन्ना, बाजरा, जौ। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, समीक्षा अधिकारी दीजिएगा 2-3 बार पढ़िएगा। ठीक है, लिलिएसी प्याज, लहसुन और सतावर ये लिलिएसी कुल के पौधे हैं। पल्मी के खजूर, नारियल, ताड़ और सुपारी पल्मी कुल के हैं। मुजेसी कुल का केला है। ठीक है, द्विबीजी पत्र है, उसमें वो एक बीज होते थे। द्विबीज में परवल, तरबूज, कद्दू और खरबूजा। एक कुकेरी, बिटेसी 2 बीज पाया जाता है। मिटरेसी में देखेंगे, मिटरेसी में मेहंदी, अमरूद, जामुन, यूकेलिप्टस ये भी द्विबीजी पत्री है, याद रखना। रोजसी में रसभरी, सेब, नाशपाती और गुलाब रोजसी में आते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे अम्बेली फ्री में जीरा, लौंग, धनिया, गाजर और सौंफ आते हैं। ठीक है, सोलेनेसी में जो होता है तंबाकू, आलू, धतूरा, बैगन, लाल मिर्च, टमाटर। ठीक है, कंपोजिटी में गेंदा, गुलदाउद और जीनिया, सलाद, सूरजमुखी ये सब जो होते हैं कंपोजिटी में आते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे रोटेसी में नींबू, संतरा, मौसमी। कोशीफेरी में जो होता है फूल गोभी, मूली, सरसों और शलजम जो होते आते हैं। ठीक है, मालवेसी कुल में कौन कौन आते हैं? कपास, भिंडी और गुड़हल मालवेसी कुल के, नोट कर लीजिएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पादप हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ को जो होता है पादप हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, पौधों के क्रियाओं के बीच जो होता है समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थों को पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन्स जो होते हैं कहते हैं। ठीक है, पादप हार्मोन्स ऑक्सिन, जिबैलिन्स जो होता है जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। साइटोकाइनिन क्षारीय प्रकृति के होते हैं। एस्पिक अम्ल जो होता है वृद्धि होती है। गैसीय रूप में पाए जाने वाले को एथिलीन कहा जाता है। फ्लोरिज्म फूल के खिलने वाले हार्मोन्स को फ्लोरिज्म कहा जाता है। ठीक है, नोट करना, फ्लोरिज्म फूल के खिलने वाले हार्मोन्स को फ्लोरिज्म कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर पर जो होता है गैनोंग अर्थात गैनोंग फोटोमीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक है, नींबू का जो होता है लिटिल लीफ, नोट करेंगे लिटिल लीफ रोग जो होता है कापर की कमी से होता है। नोट करिए नींबू का जो होता है लिटिल लीफ, ठीक है, लिटिल लीफ जो होता है कापर की कमी से होता है। मटर का जो होता है मार्स गैस मैग्नीज की कमी से होता है। ठीक है, धान का खैरा रोग जो होता है जिंक की कमी से होता है। धान का खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। फूल का जो होता है विपटेल रोग जो होता है मॉलिबेडम की कमी से होता है। हिप्पीपटेल रोग। ठीक है, पत्तियों का हरिमहीनता रोग जो होता है हरिमहीनता रोग होता है कैल्शियम हरिमहीनता कैल्शियम, मैग्नीशियम और मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। नींबू का जो होता है डाईबैक रोग कापर की कमी से होता है। आम के लिटिल लीफ रोग जो होता है जस्ता की कमी से होता है। चुकंदर का हार्ट रोग जो होता है बोरान की कमी से होता है, हार्ट रोग। ठीक है, आंवले के जो होता है निकोसिस रोग जो होता है बोरान की कमी से होता है। ठीक है, आगे देखेंगे आलू के ब्लैक हार्ट रोग जो होता है भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से होता है। शलजम में वाटर कोट रोग जो होता है मैग्नीज की कमी से होता है। नोट करेंगे शलजम में वाटर कोट रोग मैग्नीज की कमी से होता है, नोट करिए इसे। आगे देखेंगे वर्ग की बात करेंगे।
जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं को उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूहों में बांटा जाता है, उन्हें उसे हम क्या कहते हैं, वर्गीकी कहते हैं। ठीक है, वर्गीकी कहा जाता है। देखिए संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। इस संघ के जंतुओं में कोई ऊतक या अंग नहीं होता है। इनका शरीर जो होता है नग्न और पोलिकल द्वारा ढका होता है। इसके अंतर्गत अमीबा, एंटी अमीबा, हिस्टोलिटिका, एंटी अमीबा कोलाई, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना आदि जीव आते हैं संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत। ठीक है, पेरिफेरा के अंतर्गत एक कोश की जलीय जंतु होते हैं, साधारणतः चट्टान या किसी ठोस पदार्थ पर रहते हैं। ये अनियमित आकृति होती है, बेलनाकार, अंडाकार और शंखनुमा होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। इससे शरीर में ऊतक नहीं बनते हैं। ठीक, इस श्रेणी के अंतर्गत साइकन, ठीक है, हाइलोनेमा और स्पॉन्जिया, ठीक है, और इप्टोकेटेला आदि पाए जाते हैं। आगे देखेंगे संघ आर्थ्रोपोडा। संघ आर्थ्रोपोडा में इस संघ के जंतु जो होता है, जंतु जल, थल और वायु तीनों जगहों पर पाए जाते हैं। ठीक है, इस वर्ग के अंतर्गत मक्खी, केकड़ा, मकड़ियाँ, किलनी, बिच्छू, तिलचट्टा, झींगा, ठीक है, रेशम का कीड़ा, कनखजूरा, निम्फान आदि पाए जाते हैं। ठीक है, संघ मोलस्का में देखेंगे। संघ मोलस्का, इस संघ में अधिकांश जीव समुद्री होते हैं, लेकिन इन्हें स्वच्छ जल में एवं स्थल पर पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत जो होता है नाइटोलस, ऑक्टोपस, डोरिस और क्या करेंगे डेटेलियम, काइटिन पावला, हेलिक्सा सीपिया आदि जीव इसमें पाए जाते हैं। आगे देखेंगे इकाइनोडर्मिटा में तारा मछली समुद्री जीव होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। संघ इकाइनोडर्मिटा इंपॉर्टेंट है, इनके सभी जंतु जो होता समुद्री होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तारा मछली, ब्रिस्टल स्टार, समुद्री आर्चिन, समुद्री खीरा, कुकुरमेरिया, थायोनी आदि पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, आगे देखेंगे संघ कार्डेटा में शार्क, टारपीडो, रोहू, कतला और क्या है सिंगी, मंगूर, गरई, ठीक, एनाबास आदि इसमें पाए जाते हैं। शार्क को डार्क फिश कहा जाता है। ठीक है, टारपीडो को इलेक्ट्रिक रे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शार्क मछली को डार्क फिश कहा जाता है, डाग, और टारपीडो को जो होता है इलेक्ट्रिक रे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलेंगे उभयचर में बहुत इंपॉर्टेंट है। मेढक, सेलोमिनेडर जैसा सैलामेंडर, प्रोटिसस और साइरेन ये पाए जाते हैं। सरीसृप वर्ग में कच्छप, सरीसृप वर्ग में आते हैं कच्छप, कछुआ, गो, करैट, अजगर, घड़ियाल, नाग, एलिगेटर, ये कच्छप सरीसृप वर्ग में आते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे बनरेश का साधारण नाम करैट है और नाजा का जो असाधारण कोबरा कहा जाता है। ठीक है, नाजा को कोबरा कहा जाता है। आगे देखेंगे कुछ भी इम्पोर्टेंट ना पीसीएस के लिए 100% इम्पोर्टेंट। ठीक है, 100%। विटामिन से और पोषण 1912-11 में पोलैंड के वैज्ञानिक जो थे कैसिमिर फंक ने जो था पहली बार विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, कैसिमिर फंक ने जो होता है पहली बार जो था विटामिन का शब्द का प्रयोग किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब विटामिन की कुल 2 श्रेणियाँ ज्ञात हैं। जल में विटामिन बी और सी, ठीक है, और वसा में विटामिन ए, डी, ई के। ठीक है, बी, सी जो होता है जल में है और ए, डी, ई के जो होते वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे विटामिन ए जो होता है रेटिनाल है, रासायनिक नाम रेटिनाल है। कमी जो होती है जीरोथैल्मिया रतौंधी के रोग से होता है। ठीक है, विटामिन बी का नाम थायमिन है, बेरी बेरी रोग होता है। इसको हमने अभी विटामिन को हमने पढ़ाया था भौतिक विज्ञान में। विटामिन बी2 का राइबोफ्लेविन है, किलोसिस त्वचा फटना, आँखों का लाल होना, विटामिन बी2। विटामिन बी3 का निकोटिक अम्ल अथवा नियासिन, ठीक है, चर्म रोग होता है। चर्म रोग मतलब पिलाग्रा रोग कहा जाता है। ठीक है, या 4D सिंड्रोम रोग हो जाता है। ठीक है, विटामिन बी5 की कमी से पैथोथोनिक अम्ल होता है, बाल का सफ़ेद होना या वृद्धि का रोग होना। ठीक है, मूंगफली, मांस, दूध और अंडे लेना चाहिए। ठीक है, विटामिन बी6 की कमी से पायरिडॉक्सिन होती है अर्थात एनीमिया और चर्म रोग होता है। ठीक है, विटामिन बी के कमी सेवन से बायोटीन होता है, बालों का झड़ना या लकवा होना। ठीक है, ले सकते हैं गेहूँ, अंडा, सब्जी, फल और मांस। आगे चलेंगे विटामिन बी9 की कमी से जो होता है
फोलिक अम्ल पाया जाता है। विटामिन B9 में फोलिक अम्ल पाया जाता है। एक कुंठित वृद्धि और रक्त क्षीणता रोग होती है। विटामिन B12 में कोबालमिन कहा जाता है, कोबालमिन, ठीक है। इसमें जो होता है एनीमिया या पांडुरोग होते हैं, ठीक है। विटामिन C में एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, नोट करेंगे। विटामिन C में एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, इसमें स्कर्वी रोग होता है। आंवला, नींबू, टमाटर और खट्टे फल में, ठीक है। आगे देखें, विटामिन D के जो होता है कैल्सीफेरॉल रोग होता है, ठीक है। ऑस्टियोमैलेशिया, सूखा रोग अर्थात रिकेट्स रोग हो जाता है, ठीक है। विटामिन E में जो होता है टोकोफेरॉल होते हैं, कौन सा रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है, ठीक है। इसमें जननांग तथा पेशियों के कमजोर जनन क्षमता में कमी, ठीक है। अंडे की जर्दी, गेहूँ, तेल, सोयाबीन खानी चाहिए, ठीक है। जननांग और पेशियों के कमजोर जनन क्षमता की कमी हो जाती है, नोट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे, विटामिन K में देखेंगे नेफ्थोक्विनान होता है। सोयाबीन, आंत के बैक्टीरिया, हरी सब्जियां, अंडे आज पाए जाते हैं, ठीक है। रक्त का थंका ना जमना। आगे चलेंगे, पाचन तंत्र में आ जाइए। पाचन तंत्र छोटा छोटा भौतिक और रासायनिक क्रियाओं और एंजाइम की सहायता से भोज्य पदार्थों को सरल, छोटे और घुलनशील अणुओं में बदलना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है पाचन, याद रखिए पाचन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। पाचन पहले देखेंगे आहार नाल, फिर पाचन संबंधी ग्रंथियाँ। पहले आहार नाल देखिए, मुख से शुरू होता है, यहाँ लार निकलता है, इसमें टाइलिन एंजाइम पाए जाते हैं, या कभी कभी लारी एमाइलेज भी कहा जाता है, ठीक है। टाइलिन जो होता है एंजाइम का ना, या लारी एमाइलेज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर ग्रास नली में जाते हैं, भोजन का आमाशय तक जाना, ठीक है। इसके बाद आमाशय में जाता है, ठीक है। वहाँ पर जो होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, प्रोटीन का पाचन होता है, पेप्सिन एंजाइम निकलती है, ठीक है, आमाशय से। फिर आंत में जाता है, पहले छोटी आंत में जाएगा, वसा का पाचन होता है छोटी आंत में, प्रोटीन का पाचन होता है और कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ठीक है। छोटी आंत में जो होता है वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तीनों का पाचन होता है। इसके बाद बड़ी आंत में जो होता है जल का अवशोषण होता है, ठीक है। अब देखेंगे लार ग्रंथियों के बारे में बता रहे हैं। टाइलिन स्टार्च का पाचन करता है, ठीक, जो लार ग्रंथियाँ निकलती हैं, ठीक है। जो टाइलिन निकलता है वो स्टार्च का पाचन करता है और लाइसोजोम पाए जाते हैं, ठीक है, लाइसोजाइम होते हैं, ठीक है। यकृत की बात करते हैं, पित्त का उत्पादन करता है, ठीक है, ग्लाइकोजेनिस होते हैं, यूरिया का संश्लेषण करता है, सबसे बड़ी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं यकृत में। पित्ताशय की बात करते हैं, वसा का इमल्सीकरण करता है, वसा का भंडारण करता है, पित्ताशय, ठीक है। पित्त की जो बात करते हैं हम लोग, pH मान 7.7 है, क्षारीय प्रकृति की होती है, लिपिड्स के पाचन और अवशोषण में सहायक होता है। अग्नाशय की बात करें तो अग्नाशय रस का संश्लेषण करता है, इंसुलिन, ग्लूकेगान या सोमैटोसिन नामक जो होता है हार्मोन्स का स्राव करता है, ठीक है, अग्नाशय। अगर देखेंगे प्रमुख एंजाइम में की बात करें, जो एंजाइम होते हैं, सुक्रोज ग्लूकोज को फ्रक्टोज में परिवर्तित कर देते हैं, सुक्रोज को ग्लूकोज को एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित कर देते हैं। टाइलिन स्टार्च का पाचन करता है, माल्टोज को ग्लूकोज शर्करा में परिवर्तित कर देता है, लाइपेज एमिल्सीकृत वसाओं को ग्लिसरीन एवं फैटी एमिड्स में परिवर्तित करता है, ठीक है। लैक्टेज होता है ग्लूकोज और लैक्टोज में परिवर्तित करता है। इरेप्सिन जो होता है ये विशेष प्रोटीन पेप्टोज को जो होता है एमिनो अम्ल में जो होता है परिवर्तित कर देता है, ठीक है। आगे देखेंगे कंकाल, ये क्वेश्चन कई दफ़े पूछा गया, अच्छी कंकाल और उपांगी कंकाल, कंकालों का विभाजन देखेंगे, ठीक है। अगर देखा जाए अन्य तत्व में सबसे बड़ी जो होता है हड्डी फीमर की होती है, जिसे हम जांघ की हड्डी कहते हैं। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज अर्थात कान की हड्डी होती है। मांसपेशियों की अस्थि को जोड़ को हम टेंडम कहा जाता है, ठीक है, टेंडम कहा जाता है। आगे देखेंगे अस्थि से अस्थि जोड़ को जो होता है लिगामेंट्स कहते हैं, अस्थि से अस्थि जोड़ने वाले को लिगामेंट्स कहते हैं। सारे PCS में पूछे गए, ये सब PCS में पूछे गए, देख लीजिए पेपर उठाकर, ठीक है। कार्य नहीं पूछा जाता, कार्य को छोड़ो, हड्डियों की संख्या पूछा जाता। मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां हैं, बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 208, ठीक है। रीढ़ की हड्डियों की संख्या 26 है, सिर में कुल हड्डियों की संख्या 29 है, कपाल में 8 है, फेशियल में 14 है,
पसलियों की संख्या 24 जोड़ी होती है, 12 जोड़ी, 24 हड्डियाँ होती हैं। कड़ में 6 हड्डियाँ होती हैं। ये पूछा गया है, इसको नोट करेंगे आप, ठीक है। आगे देखेंगे श्वसन तंत्र। देखिए श्वसन तंत्र जो होता इसको छोड़ दीजिए, ये तो हमने जो था इसको बताया। श्वसन तंत्र जो तो छोड़िए, उसमें कुछ है नहीं। तंत्रिका तंत्र भी जो होता है देखते हैं। श्वसन तंत्र में आक्सीय अनाक्सीय श्वसन आप जानते हैं, उसमें कोई होता है नहीं, लेकिन तंत्रिका तंत्र से क्वेश्चन कई बार पूछता है। पहले तंत्रिका तंत्र में मेरुरज्जु होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है, मस्तिष्क को से जाने आने वाले उद्दीपनों का संवहन करता है। मेरुरज्जु देख रहे हैं ना, मेरुरज्जु जो होता है मस्तिष्क में आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करता है। तंत्रिका तंत्र देखेंगे क्या है, मस्तिष्क में देखेंगे तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है। सोचने समझने या किसी चीज़ को याद रखने के साथ ही विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य तथा संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है, ठीक है। विभिन्न संतुलन स्थापित करने के जो होता है कार्य करता है, ठीक। कौन यही करता तंत्रिका तंत्र। अगर हम देखेंगे अग्र मस्तिष्क की बात करते हैं, इसमें प्रामस्तिष्क, हाइपोथैलेमस और थैलेमस होते हैं। प्रामस्तिष्क का कार्य क्या, अंतर संवेदन, सहभागिता, संस्मरण, संपर्क आदि के लिए उत्तरदायी होता है। प्रामस्तिष्क सेरिब्रम जो होता है आपका, ठीक है। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, घृणा, ठीक है, प्यार, प्रतिप्त ताप को नियंत्रित करता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस। थैलेमस क्या होता है, सूचना प्रसारण केंद्र होता है। मध्य मस्तिष्क की बात करें, मध्य मस्तिष्क जो होता है संतुलन या आँखों की पेशियों को नियंत्रित करने में केंद्र होता है, ठीक है, नियंत्रित करने के केंद्र होते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे पश्च मस्तिष्क की बात करते हैं। पोंस, एक पोंस होता है, मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ता है। सेरिबेलम जो होता है अनुमस्तिष्क होता है जो समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों को जो होता है गतियों को नियंत्रण करता है। मेडुला ऑब्लांगेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। मेडुला ऑब्लांगेटा के कार्य क्या है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करना, रक्तचाप को नियंत्रण करना, श्वास गति को नियंत्रण करना, ये काम मेडुला ऑब्लांगेटा का होता है, ठीक है। कहने का मतलब जो भी शरीर में अगर बीमारियां आपकी दे रही है सब, अगर आपका दिमाग संतुलित है तो सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं। खांसना, छींकना, उल्टी का नियंत्रण, ये सब मेडुला का काम है। पाचक रसों का स्राव, ये भी मेडुला का काम है, ठीक है, ऑब्लांगेटा। मस्तिष्क का देखेंगे, शरीर का सभी संतुलन भाग जो होता है सारे मस्तिष्क का ही कार्य होता है, ठीक है, देख लीजिए। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर परिसंचरण का कार्य देखेंगे। रुधिर परिसंचरण, ठीक है। देखिए परिसंचरण तंत्र किसे कहा जाता है, परिभाषा पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है। मनुष्य एवं जंतुओं के शरीर में के भीतर पदार्थों का परिवहन के लिए एक तंत्र होता है जो सुविकसित होता है, उसे हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। हमें सिर्फ कार्य से मतलब है जो एग्जाम में पूछा जाता है। फेफड़ों को शरीर में कोशिकाओं ऊतकों द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है। अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल विभिन्न जो भागों में उत्सर्जन का परिवहन करता है। हार्मोन्स को अंतःस्रावी ग्रंथि के लक्षित अंगों तक ग्लूकोज का परिवहन करता है, ठीक है। वसी अम्ल को अर्थात वसी अम्ल, विटामिन आदि का अवशोषण कर शरीर के विभिन्न भागों तक जो होता है परिवहन करता है, ठीक है। हृदय की बात करते हैं तो देखिए संपूर्ण शरीर में रुधिर का परिसंचरण करना। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं जो दायां और बायां अलिंद, दायां और बायां निलय कहलाते हैं, ठीक है, निलय कहलाते हैं। मनुष्य में हृदय समानतः 72 बार जो होता है प्रति मिनट जो होता है स्पंदन करते हैं। हृदय की धड़कन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी द्वारा मापते हैं, ठीक है। हृदय की धड़कन को जो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी द्वारा मापते हैं। हृदय की 2 धड़कनों के बीच को हम क्या करते हैं, आराम करता है। हृदय 2 धड़कनों के बीच में आराम करता है, ठीक है। कब करता है, 2 धड़कनों के बीच में। और रुधिर नलिकाएं में धमनियाँ होती हैं। रुधिर को हृदय में विभिन्न अंगों तक पहुंचती हैं धमनियों के द्वारा। फुफ्फुस धमनियों के अतिरिक्त सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता, ठीक है। फुफ्फुस धमनियाँ छोड़ दिया जाए तो सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर बहते हैं, ठीक है। शिराएँ की बात करें, विभिन्न अंगों में जो तो रुधिर को हृदय तक ले जाती हैं। ये रुधिर एकत्रित करने का भी कार्य करता है, ठीक है। आगे देखेंगे कि फुफ्फुस शिरा के अतिरिक्त सभी शिराओं में जो होता है रुधिर जो होता है अशुद्ध रुधिर बहता, ठीक है, यहाँ पर शिराओं में। आगे देखेंगे रुधिर वाहिनियाँ धमनियों को शिराओं से जोड़ता है, ठीक है। चलिए
रुधिर की बात करते हैं। रुधिर का पीएच मान इसका 7.4 क्षारीय होता है। ठीक है, इसका रुधिर क्षारीय होता, अम्लीय हो गया तो शुगर हो गया। ठीक है, परिसंचरण तंत्र में खुला परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, खुला में रुधिर का दाब कम गति दाब तथा कम गति से बहता है, जैसे तिलचिट्टा देखें ना, कीट, मकड़ी आदि। और रुधिर बंद नलिकाओं में बहता है। ठीक है, तो वहाँ पर सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। तरल संवहनी संयोजी ऊतक है, जिसमें जो था रुधिर कणिकाएं, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, प्रोटीन आदि उपस्थित होते हैं इसमें। ठीक है, आगे देखेंगे। रुधिर के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रुधिर, ये मानव रुधिर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है, नोट करिए। नोट करेंगे, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव के रुधिर में प्लाज्मा 55%, जल 91% होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है और अकार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है, रुधिराणु 45% होते हैं। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में, WBC का कार्य है रोगों से प्रतिरक्षा में। और लाल रुधिराणु जो होते हैं, लाल रुधिराणु में जो होता है विटामिन ए एंटीजन, विटामिन बी एंटीजन पाए जाते हैं। ठीक है, एंटीजन की अनुपस्थिति में जो होता है एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं। ठीक है, एंटीजन की अनुपस्थिति हो जाती है, एक विशेष प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसमें हम एंटीबॉडी कहते हैं। नोट करिएगा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट। मानव रुधिर की खोजकर्ता कौन है? अर्थात कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर। 4 प्रकार के रुधिर की बात होती है। ए में एंटीजन ए व एंटीबॉडी बी उपस्थित होता है। बी में जो होता है एंटीजन बी, एंटीबॉडी ए उपस्थित होता है। ठीक है, ए बी जो होता है एंटीजन में ए और बी दोनों उपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी अनुपस्थित नहीं होता है, इसलिए इसे सर्वग्राही कहता है, किसी का भी ब्लड ले सकता है। ओ जो होता है एंटीजन अनुपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी ए बी उपस्थित होते हैं, इसलिए सर्वदाता कहता है, ये किसी को भी खून दे सकता है। ठीक है, चाहे ए बी किसी को दे सकता है, लेकिन लेने की बारी आएगी सिर्फ तो वही को लेगा खून। ठीक है, अपने ही ग्रुप को लेगा, लेकिन देने के लिए किसी को भी दे सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी ए बी सर्वदाता कहते हैं। ठीक है, एंटीजन अनुपस्थित होता है। चलिए देखेंगे, आगे देखेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, पीयूष ग्रंथियाँ कई बार पूछा गया है, इसे मास्टर ग्रंथ भी कहा जाता है। इसका भार 0.6 ग्राम होता है। ठीक है, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स होते हैं, वृद्धि हार्मोन्स कहा जाता है। ठीक है, थायरोट्रोपिक हार्मोन्स, बेसोप्रिन, ऑक्सीटोसिन, या इसमें कहा जाता है मेलेनोप्रेरक हार्मोन्स कहलाता है। ठीक है, ये हार्मोन्स कहलाते हैं। आगे देखेंगे। आउटरी ग्रंथियाँ में देखें थायरॉक्सिन होता है। पराउटरी ग्रंथियाँ में देखेंगे पैराथायराइड हार्मोन्स होता है, या कैल्सीटोसिन हार्मोन्स पाए जाते हैं। आद्रवृक्क में देखेंगे सुप्रीनेल ग्लैंड में जो होता है ग्लाइकोकार्टिकोइड्स पाया जाता है। ठीक है, लिंग हार्मोन्स पहले नोट करिएगा, आद्रवृक्क में लिंग हार्मोन्स पाया जाता है। ठीक है, ये जरूरी है। थाइमस में जो होता है, थाइमस ग्रंथ में थायमिन फर्स्ट, थायमिन सेकेंड पाया जाता है। अग्नाशय में जो होता है, अग्नाशय में अल्फा कोशिकाएं, ग्लूकागॉन पाया जाता है। बीटा कोशिकाएं, इंसुलिन पाया जाता है। डेल्टा कोशिकाएं जो होता है सोमैटोस्टेरिन पाया जाता है। ठीक है, सोमैटोस्टैटिन पाया जाता है। एफ कोशिकाएं में पॉलीपेप्टाइड होती है, अग्नाशयी होती है। ठीक है, क्या होती है? अग्नाशयी होती है। आगे देखेंगे। अंडाशय में जो होता है एस्ट्रोजन होता है, महिलाओं में एस्ट्रोजन होता है। प्रोजेस्टेरॉन में महिलाओं में होता है गर्भ के निर्धारण के लिए। ठीक, महिला में गर्भ निर्धारण का होता क्या? अंडाशय, प्रोजेस्टेरॉन। आगे देखेंगे। रिलैक्सेंस भी महिलाओं में पाया जाता है। ठीक है, वृषण में देखेंगे टेस्टोस्टेरोन होता है पुरुषों में। ठीक है, ये नोट करना, जो प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता, पता है आपको, होना चाहिए। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट है। एड्रेनलिन मेडुला, एड्रेनलिन लड़ो या उड़ो हार्मोन्स कहा जाता है। ठीक है, फाइट एंड फ्लाइट। ठीक है, ये कई दफ़े पूछा गया। चिकित्सक का आविष्कार, विटामिन का फंक ने, ए बी का मैकुलर ने, विटामिन ए बी का मैकुलर ने, विटामिन डी का हॉपकिंस ने। नोट करेंगे। इंसुलिन का बेटिंग और बेस्ट ने, पेंसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, डीडीटी का मार्क मुलर ने, पोलियो टीका का जॉन साल्क ने,
बिसाड़ का इवानोवास्की ने, ठीक है। RH फैक्टर कारक का जो होता है लैंड स्टीनर किस में, रीसस बंदर में, नोट करेंगे रीसस बंदर में, ठीक है, रीसस बंदर में। BCG टीका का यूरिन कालमेट में। DNA की खोज वाटसन और किक ने खोज किया था। हैजा की रोगाड़ की खोज रॉबर्ट कोच। रेबीज टीका जो था लुईस पास्चर। जेनेटिक खोज हरगोबिंद खुराना। और चेचक के टीपे का एडवर्ड जेनर, ठीक है। आगे देखेंगे मनुष्य के शरीर के महत्वपूर्ण तत्व। मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम, मूत्र का pH 6, ठीक है, रक्त का pH 7.4, कुल मांसपेशियां 639, शरीर का तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट, ठीक है। सबसे बड़ी ग्रंथियां यकृत, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियां थायराइड। और रक्त अर्थात RBC की संख्या पुरुषों में 5 से 5.5 मिलियन, ठीक है, महिलाओं में 4.5 या 5, ठीक है, मिलियंस। लाल रक्त कणों की जीवन काल 120 दिन, श्वेत रक्त का जीवन काल 2.5 से 3 दिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो होता है 14 से 16 ग्राम पुरुषों में, महिलाओं में 12 से 14 ग्राम जो होता है प्रति 100 cc रक्त होते हैं, ठीक है, नोट करेंगे। सबसे बड़ी पेशियां ग्लूटियस मैक्सस, सबसे छोटी कोशिकाएं एस्टिपेडियस, ठीक है, एस्टिपेडियस होता है, नोट करेंगे। कीट द्वारा संचालित रोग, निद्रा रोग कैसे आता है, ग्लेसिना पाल्पेसिस के कारण। हैजा घरेलू मक्खी, आगे देखेंगे घरेलू मक्खी। टाइफाइड जो होता है पेडिकुलस के। सुर्रा रोग टेबेनिस मक्खी। कालाजार बालू मक्खी। चगास रोग खटमल से, ठीक है। जंतु विज्ञान के जनक रुधिर वर्ग के कार्ल लैंडस्टीनर, नोट करेंगे। जीवाणु विज्ञान के रॉबर्ट कोच। अनुवांशिकी जे मंडल, ठीक है, जे मेंडल कहा जाता है, मेंडलीव। जंतु विज्ञान के अरस्तु। चिकित्सा शास्त्र हिप्पोक्रेटस। सूक्ष्म जैविक लुई पाश्चर, ठीक है। जो आधुनिक अनुवांशिकी का जो होता है EHJ मूलर। वर्गीकी जो होता है कोरोलस लिनियस। प्रत्यक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर। उत्परिवर्तनवाद ह्यूगो डिब्रीज कहा जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे विभिन्न संस्थान केंद्र। DNA फिंगरप्रिंटिंग नैदानिक केंद्र जो होता है हैदराबाद तेलंगाना में। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में, क्या, नई दिल्ली में। आगे देखेंगे राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान मानेसर गुरुग्राम हरियाणा में। जैव संसाधन और अस्थायी विकास संस्थान इम्फाल मणिपुर में, क्या, इम्फाल मणिपुर में। आगे देखेंगे EEG बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रो इंसिफ्लोग्राफी, ठीक है, इंसिफ्लोग्राफी जो होता है मस्तिष्क के अंदर सिर की त्वचा से उत्पन्न वैद्युत गतिविधियों का अवलोकन करता है। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय का जो होता है वैद्युत गतिविधियों का अवलोकन करता है, ठीक है। EMG, ठीक है, इलेक्ट्रो जो होता है मायोग्राफी पेशियों का नियंत्रण करने में नसों की जांच करता है। EOG इलेक्ट्रो ओस्लोग्राफी, ठीक है, ये क्या करता है रेटिना के विश्राम क्षमता के मापन की तकनीक है, ठीक है। आगे देखेंगे कोल्ड ब्लड एनिमल वाले जंतुओं में सर्प, मछली, कीट, गिरगिट, छिपकली आते हैं कोल्ड ब्लड वाले में। हाइड्रा से श्वसन अंग रक्त की प्रणाली अनुपस्थित होती है, ठीक है, क्या कहते हैं, चलिए देखेंगे। सांड के वीर को होता बहुत इंपॉर्टेंट है। कृत्रिम गर्भाधान तो 196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर नाइट्रोजन में जो होता संग्रहित किया जाता है, ठीक है, नोट करेंगे। आगे देखेंगे लैक्टोबैसिलस जो होता है दही को बनाने में। राइबोजोबियम नाइट्रोजन को स्थिरीकरण में। ईस्ट एल्कोहल उत्पादन में, ठीक है। एस्पेरेजिस साइट्रिक अम्ल बनाने में किया जाता है, नोट करेंगे। साइट्रिक अम्ल जो होता है खट्टे फलों में नींबू संतरा। ब्यूटेरिक अम्ल जो होता है मक्खन में पाया जाता है, ठीक है। वृक्षों की आयु में इसमें मौजूद वार्षिक बलियों को गिनकर हम की जाती है, ठीक है। वृक्षों की जो आयु उसके मौजूद जो होता वार्षिक बलय जो होता है बलय को गिन करके उसकी आयु का पता लगाया जा सकता है, ठीक है। आइडियोग्राम जो होता है कान से संबंधित होते हैं और मेमोग्राम जो होता है वक्ष से संबंधित होते हैं।
कार्डियोग्राफ जो होता है हृदय की गति को अभिनियंत्रित करने वाले उपकरण होते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग संपूर्ण शरीर या अंगों में जो होता है असमानता और विकृति का पता लगाता है। नोट करेंगे। अगला देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की चर्चा करते हैं, ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की चर्चा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की पहले चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र के लिए विख्यात है। सतीश धवन जो होता है अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में उपग्रह प्रमोशन का स्टेशन माना जाता है। इसरो का प्रमुख केंद्र बेंगलुरु भू प्रेक्षण उपग्रह है। अंतरिक्ष उपग्रह केंद्र अहमदाबाद में है। प्रधान नियंत्रण सुविधा हासन कर्नाटक में एवं भोपाल में। नोट करेंगे, प्रधान नियंत्रण सुविधा हासन में मतलब कर्नाटक में पड़ता है और भोपाल में, ठीक है। देखेंगे अंतरिक्ष, भारत अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 की हुई थी। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है, ठीक है। और प्रमुख अंतरिक्ष मिशन कौन कौन है? चंद्रयान को फर्स्ट को 22 अक्टूबर 2008 को भारत का पहला PSLV द्वारा छोड़ा गया था। चंद्रयान 2 को जो था 2019 में GSLV Mark 3 के द्वारा छोड़ा गया। अब चंद्रयान 3 भी छोड़ दिया गया, ठीक है। मंगल मिशन जो होता है वर्ष 2013 में PSLV के द्वारा। तो चंद्रयान फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है, छोड़ा गया। भविष्य के ईंधन की बात कर मिशन निसार, आदित्य L1, चंद्रयान 3, ठीक है, सेपेडेक्स, ठीक है, ये L1 भी छोड़ दिया गया। चलिए, भविष्य के मिशन जो होते हैं ये सभी छोड़ा गया, ठीक है। आगे चलेंगे, उपग्रहों में किए जाने वाले प्रक्षेपण, ठीक है, SSLV, ASLV, PSLV और GSLV, ठीक है। आगे देखेंगे, पहला प्रक्षेपण 1994 में, इसके द्वारा 2 अंतरिक्ष यान जो होता है 2008 में चंद्रयान फर्स्ट, 2023 में मार्स ऑर्बिटर जो था अंतरियान लॉन्च किया गया था, ठीक है। 3 जो होता मंडल हैं GSLV Mark फर्स्ट, GSLV Mark 2 और GSLV Mark 3, ठीक है। इसे नॉटी बॉय कहा जाता है, ठीक है। 3 जो होते हैं नोडल, और GSLV Mark 3 को जो होता है इसे फैट बॉय कहा जाता है। आगे चलेंगे, उपग्रह की बात करते हैं। उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट रूस 4 अक्टूबर 1957 को विश्व का प्रथम कृत्रिम उपग्रह। नोट करेंगे, स्पुतनिक फर्स्ट 4 अक्टूबर 1957 का विश्व का प्रथम जो था कृत्रिम उपग्रह है, ठीक है। प्रकार की बात करेंगे, परिक्रमा के पथ मापदंड के अनुसार स्पुतनिक सेकेंड रूस का दूसरा उपग्रह है। इसमें लाइका नामक कुतिया जो होता भेजी गई थी स्पुतनिक सेकेंड के द्वारा, ठीक है। रूस का दूसरा उपग्रह था जिसमें लाइका नामक कुतिया भेजी गई थी। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था, फर्स्ट था। 19 अप्रैल 1975 को कास्मास 3 प्रक्षेपण यान के द्वारा भेजा गया था, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्न भूकक्षीय उपग्रह समानतः अंडाकार कक्ष में 200 से 600 किलोमीटर सीमा में कार्यरत है। सौर तुल्यकालिक कक्षीय उपग्रह इस प्रकार का उपग्रह होता है निकट वृत्तीय ध्रुवीय कक्षा में 5 से 1000 किलोमीटर के बीच कार्यरत है, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए, ये आपको नहीं पूछा जाता है। जो एग्जाम में पूछा जाता है उसी को जो होता है हम लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए एग्जाम में जो होता है सैटेलाइट की कोई तो वो नहीं होता, ठीक है। ये एजेंसियाँ पूछी जाती, देखिए समय नहीं है इसलिए कम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एजेंसियाँ जो होती पूछी जाती एजेंसियाँ ध्यान से रखेंगे। USA में नासा है, ये मिलान के लिए आता है। यूरोप में यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। रूस में, ठीक है, राष्ट्र कॉस्मोस होता है। भारत में इसरो होता है। जापान में JAXA, ये मिलान करने के लिए आती है, इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है उसी को पढ़ाएंगे। DRDO रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, DRDO चमत्कार पे चमत्कार, स्थापना 1 जनवरी 1998, मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। प्रथम अध्यक्ष जो थे DD कोठारी हैं, ठीक है। वर्तमान अध्यक्ष समीर बी कामत, ये भी चेंज हो गए हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, उद्देश्य जो था अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी विकसित करना। आदर्श वाक्य क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। आदर्श वाक्य निकलेंगे बलस्य मूलम विज्ञानम, ठीक है। इसका आदर्श वाक्य है DRDO का, ठीक है। चमत्कार पे चमत्कार कर रहा है। तो आगे देखेंगे, समन्वित निर्देशित प्रक्षेपण विकास कार्यक्रम, ठीक है, IGMPD, ठीक है। गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इंटीग्रेटेड
गाइडेड मिसाइल जो होता है डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रारंभ करता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। प्रारंभिक तिथि 26 जुलाई 1983 को, स्थापना 8 जनवरी जो होता है 2008 को हुआ था, ठीक है। समापन तिथि सॉरी। और विकसित मिसाइल जो होता है अग्नि, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग, ये 5 मिसाइल को APJ अब्दुल कलाम जो था विकसित किए थे। नोट करेंगे, 5 मिसाइल को विकसित किए थे APJ अब्दुल कलाम। आगे चलेंगे। पृथ्वी जो होती है कम दूरी को होती है, सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि जो था मध्यम दूरी के सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। त्रिशूल जो था कम दूरी पर मार करने वाली जो थी मिसाइल है। आकाश जो था मध्यम दूरी से सतह मार करने वाली मिसाइल है। नाग जो था तीसरी पीढ़ी की जो था एंटी टैंक मिसाइल है। नोट करेंगे, ठीक है। पृथ्वी की मारक क्षमता जो होती है पृथ्वी 1 150, पृथ्वी 250, पृथ्वी 3 350, ठीक है। आगे भी जो होता है बहुत सारी मिसाइलें की जो होता है रखा गया। चलिए आगे देखिए। नाग मिसाइल जो होता है टैंक रोधी मिसाइल है। दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर कार्य करती है। मारक क्षमता 3 से 7 किलोमीटर होता है। करंट वाले अलग चीज़ रखे गया है, ठीक है, उसको भी नीचे बताएंगे। ब्रह्मोस मिसाइल जो होता है भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम में नाम ब्रह्मपुत्र और रूस की मास्कोवा नदी के नाम पर रखा गया। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। मारक क्षमता 200 कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर। अब ये 1000 से 1200 किलोमीटर ब्रह्मोस बनाई गई है, ठीक है। ये तो फर्स्ट की बात कर रहे हैं ना, केवल मिसाइल की बात कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड नहीं बात कर रहे हैं। तेजस की बात करते हैं। स्वदेशी रूप से विकसित चौथी पीढ़ी का हल्का जो होता है लड़ाकू विमान है। प्रचंड जो होता है ये जी हल्का लड़ाकू भी हेलीकॉप्टर है, स्वदेशी रूप से विकसित किया गया प्रचंड। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। नोट करेंगे, ठीक है। बराक देख रहे हैं, बराक मिसाइल, बराक 8 जो होता है भारत और इजराइल के द्वारा विकसित किया गया। लंबी दूरी से सतह में हवा में मार करने वाली मिसाइल है। मारक क्षमता 100 किलोमीटर है, ठीक है। आगे देखेंगे। प्रोजेक्ट 75 के तहत विकसित पनडुब्बियां और स्कॉर्पियन, ठीक है। INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS बेला, INS बगीर, INS बक्शीर, ये सभी जो था प्रोजेक्ट 75 के तहत पनडुब्बियां हैं। ये सभी पनडुब्बियां हैं। नोट करेंगे। आगे देखेंगे। INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहन पोत। नोट करेंगे, विमान वाहक पोत है। INS अरिहंत जो होता है भारत का पहला स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी अरिहंत, ठीक है। क्या अरिहंत देखेंगे, ठीक है। पहला जो था भारत का पहली जो था स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी। हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। हेलिना क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ठीक है। चलिए ये आपका जो होता साइंस समाप्त हुआ। चलेंगे इन्वायरमेंटल देख लेते हैं, इसको भी समाप्त कर देते हैं, ठीक है। बहुत ज़रूरी है इन्वायरमेंटल क्वेश्चन, पर्यावरण से क्वेश्चन जो होता है यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव समुदायों और वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट अब देखिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से शुरू करते हैं। और नेक्स्ट हैकल जो था पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग किए थे, ठीक है। कब किए थे? 1869 में, ठीक है, नोट कर लीजिए। और पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग जो था AG टॉन्सले ने किए थे 1935 में, ठीक है। पारिस्थितिकी का खोज जो होता है अर्नेस्ट हैकल, पारिस्थितिकी तंत्र का AG टॉन्सले, नोट करेंगे, ठीक है। पारिस्थितिकी के तंत्र के घटक जो होता है जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक के उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक होते हैं। अजैविक घटक जो होता है 3 प्रकार से होते हैं, भौतिकी, कार्बनिक और अकार्बनिक अजैविक घटक होते हैं। भौतिकी में तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, स्थलाकृति या वायुमंडल होते हैं। और कार्बनिक घटक में तो जल, मिट्टी, खनिज, चट्टान और वायुमंडलीय गैस होते हैं। कार्बनिक घटक में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये कार्बनिक घटक कहलाते हैं, ठीक है। ये अकार्बनिक घटक कहते हैं, ये जो होता है भौतिक घटक कहलाते हैं। आगे देखेंगे। जैविक घटक के 3 भाग होते हैं, जैसे उत्पादक, जैसे हरे पेड़ पौधे, कुछ खास जीवाणु और शैवाल आते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सरल अजैविक पदार्थों को अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, बना सकते हैं, ठीक है। उपभोक्ता किसे कहते हैं? उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता चरने वाले पशु जैसे बकरी, खरगोश, ऊंट, टिड्डा, ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। द्वितीयक में शाक, बच्ची तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर जैसे सांप, भेड़िया, ये द्वितीयक होते हैं। और तृतीयक जो प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता को अपना आहार बनाते हैं, जैसे बाज, शेर, बाघ, मनुष्य भी आ जाता है, ठीक है, सभी द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे अपघटक किसे कहे जाते हैं? ये मुख्यतः बैक्टीरिया और कवक आते हैं
जो पोषण के मृत कार्बनिक पदार्थ को अपरद पर निर्भर करते हैं। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ या अपरद पर जो होता है निर्भर करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखेंगे 10% का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1942 में लिंडेमान ने प्रतिपादित किया था। शाकाहारी जंतु उत्पादक शुद्ध प्राथमिक उद्भूत उत्पादक का 10% भाग जो होता है अपने में संचित करते हैं, जो शाकाहारी होते हैं। मांसाहारी जो था शाकाहारी जंतु के भक्षण शाकाहारी की 10% ऊर्जा का संरक्षित करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे खाद्य कड़ी में प्रत्येक स्तर पर प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक उपभोक्ताओं द्वारा केवल 10% संरक्षित ऊर्जा अपने शरीर में भार में जो होता है रूपांतरण होता है। ठीक है, शरीर भार में रूपांतरण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंडेमान का नियम नोट करना, 10% का नियम ही दिए थे। आगे देखेंगे जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह केवल एक दिवसीय होता है। नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणालियों से जैविक प्रणालियों की दिशा में होता है। ठीक है, पिरामिड किसे कहा जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों को प्रति कई क्षेत्र में उपस्थित जीवभार रेखाचित निरूपण को जीवभार का हम पिरामिड कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिकी तंत्र में जो होता है ऊर्जा का पिरामिड सदा सीधा होता है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जैसे तालाब जीवभार का पिरामिड उल्टा होता है। ठीक है, देखिए स्थलीय में सीधा होता है, जलीय में जो होता है उल्टा होता है। नोट करेंगे, ठीक है, नोट करेंगे इस बात को। खाद्य श्रृंखला की बात करें, इकोसिस्टम एक जीव से दूसरे जीव में भोज पदार्थों का रूपांतरण और खाद्य श्रृंखला कहलाता है। ठीक है, जैसे घास, टिड्डा, मेढक, सांप, बाज। पहले घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है। ठीक है, बाज को जो भी खाए। ठीक है, ये खाद्य श्रृंखला कहलाती है। आगे देखेंगे प्रवाल भित्ति पारितंत्र। प्रवाल जो होता है, प्रवाल एक चूना प्रधान कैल्शियम कार्बोनेट का सागरीय जीव है जिसमें जो होता है अवशेष क्रमशः स्तरीकरण से जल भित्ति को निर्माण करते हैं। ठीक है, प्रवाल मुख्यतः उष्णकटिबंधीय सागरों जैसे 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में पाए जाते हैं। नोट करेंगे आप। ठीक है, इसके जीवित रहने के लिए 18 से 25 डिग्री तापमान उपयुक्त होता है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, पाई जाती है। भारत में प्रवाल भित्तियों की संख्या बताई गई 4। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट करिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ का खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप। ठीक है, आगे देखेंगे जैव विविधता और उसके संरक्षण की बात करते हैं। किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जंगली या पालतू जीव जंतुओं पादपों वनस्पतियों को बहुलता को हम जैव विविधता कहते हैं। बहुलता को हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता शब्द का परिभाषित किया गया था। ठीक है, रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता शब्द को क्या किया था? परिभाषित किया गया था। ठीक है, जैव विविधता शब्द जो था सर्वप्रथम प्रयोग जो था वाल्टर जी रोजेन द्वारा 1985 में किया गया था। जैव विविधता शब्द जो था सर्वप्रथम प्रयोग वाल्टर जी रोजेन के द्वारा 1985 में किया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे जैव विविधता संबंधी संरक्षण वाय स्थानीय स्वास्थानीय दोनों इंपॉर्टेंट है। इन सीटू और EX सीटू, इन सीटू और EX सीटू नोट करेंगे। पहले इन सीटू में देखेंगे, इन सीटू में ठीक है राष्ट्रीय उद्यान 106, वन्यजीव अभ्यारण्य, जीवमंडल आगार, पवित्र उपवन और झीलें, समुदाय आगार और संरक्षण आगार, ये जो होता है इन सीटों के अंतर्गत। स्वस्थानीय, स्वस्थानीय का मतलब जहाँ पर पैदा होते वहीं पर उनका पालन पोषण हो जाए। वास्थानीय का मतलब होता है कहीं दूसरे जगह भी उनका परीक्षण किया जा सकता है, जैसे जीन बैंक, बीज बैंक, निम्न तापीय संरक्षण, वनस्पति उद्यान, वृक्ष उद्यान, जंतु उद्यान, ठीक है, चिड़ियाघर, ये जो होते हैं वाह्य स्थानीय कहलाते हैं, अर्थात वाह्य स्थानीय संरक्षण इस सीटू कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे भारत में जीव जंतुओं की संरक्षण के प्रमुख हेतु नोट करेंगे। जीव जंतुओं के संरक्षण के प्रमुख हेतु प्रयोग किए गए नोट करेंगे। कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में आयुषन की है, गैंडा 1987 में, हंगुल परियोजना 1970 में, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। वर्तमान में 18 राज्यों में कुल 53 टाइगर रिजर्व हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में मिलान करने के लिए आएगा, बस आप क्या करना, मिलान करना है आपको। एलिफेंट 1992 में, प्रोजेक्ट हाथी मेरे साथी 2011 में जो होता है, लाल पांडा परियोजना 1996 में WWF के सहयोग से जो होता है, ठीक है, हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में, कस्तूरी मृग 1970 में, गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में, समुद्री कछुआ 1999 में, ठीक है,
गंगा डॉल्फिन अभी तो जल्दी ही हुआ था। मगरमच्छ प्रोजेक्ट 1974 में, ठीक है। गंगा डॉल्फिन 5 अक्टूबर को मनाया जाता है गंगा डॉल्फिन दिवस, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो था राष्ट्रीय मछली घोषित कर दिया गया, ठीक है। जलीय जीव आगे देखेंगे। प्रमुख अधिनियम, ये भी देखिए मिलान करने के लिए आता है। प्रमुख अधिनियम, पर्यावरण के प्रमुख अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य जीव 1972, ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 जो होता है। और देखेंगे जल प्रदूषण व वायु प्रदूषण नियंत्रक अधिनियम 1981, पर्यावरण अधिनियम 1986, ठीक है। जैव विविधता अधिनियम 2002। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मिलान करने का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, नोट करिए। आगे चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट, भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट, हिमालय क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र, सुडालैंड जो होता है, ठीक है, सुडालैंड और पश्चिमी घाटक श्रीलंका क्षेत्र, ये जैव विविधता हॉट स्पॉट है, ठीक है। हिमालय का क्षेत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडो बर्मा क्षेत्र, सुडालैंड जो होता है ये अंडमान निकोबार और नाउक्री द्वीप में पाया जाता है, ठीक, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के पास। और जो था पश्चिमी घाट और श्रीलंका क्षेत्र, ये जो था जैव विविधता क्षेत्र है भारत के, नोट करेंगे। आगे देखेंगे रामसर स्तर में शामिल, रामसर कन्वेंशन, ठीक है। आर्द्र भूमियों का संरक्षण, ईरान में जो था अवस्थित नगर, रामसर ईरान में अवस्थित नगर है। मुख्यालय ग्लैंड अर्थात स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षरित हुआ था। 2 फरवरी 1971 को जो था गठन हुआ था। आज विश्व आर्द्र भूमियाँ 2 फरवरी को मनाया जाता। भारत में 75 स्थल जो था शामिल है रामसर में, और भी संख्या बढ़ गई है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण से जो था, नोट करेंगे, पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो होता है चलाए गए प्रमुख आंदोलन, नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। बिश्नोई आंदोलन, अमृता बिश्नोई 1731 में जो था। बलियापाल आंदोलन उड़ीसा गांव में हुआ था, जो था भूमि पर मिसाइल टेस्टिंग रोकने के लिए। शांति घाटी आंदोलन केरल में 1973 में। चिपको आंदोलन 1974 में उत्तराखंड के रैणी गांव में हुआ था। आंदोलन का नेतृत्व जो होता है सुंदर लाल बहुगुणा, गौरी देवी और चंडी प्रसाद भट्ट कर रहे थे, ठीक है। इस आंदोलन, चिपको आंदोलन का नेतृत्व। आगे देखेंगे मैत्री आंदोलन 1994 में, इसकी शुरुआत कल्याण सिंह रावत उत्तराखंड के चमोली जिले से किए थे, ठीक है। जंगल बचाओ आंदोलन बिहार में 1980 के दशक में प्रारंभ हुआ था। नौदन्या आंदोलन जो होता है 1982 में, जैव विविधता संरक्षण और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए। आगे देखेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन 1989 में, नेतृत्व मेधा पाटेकर, बाबा आमटे और अरुंधति राय, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1989 में मेधा पाटेकर, बाबा आमटे और अरुंधति राय, ठीक है। अपिको आंदोलन 1983 में कर्नाटक में, नेतृत्व जो था पांडुरंग हेगड़े, ठीक है। नेतृत्व करता कौन है? पांडुरंग हेगड़े, ठीक है, ये नोट करिए। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख वन्यजीव संस्थान, चलिए देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है पे। इंडियन फॉरेस्ट देहरादून, इंडियन फॉरेस्ट क्या देहरादून, केंद्रीय परिषद, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज देहरादून, केंद्रीय पक्षी शोध इज्जतनगर बरेली, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कोलकाता, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, भारतीय वनस्पतियाँ उद्यान कोलकाता, नोट करते रहिएगा। सलीम अली पक्षी विज्ञान प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयबंटूर, ठीक है। पर्यावरण राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान नागपुर में, भारतीय वन्य जीव अनुसंधान देहरादून में, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध केंद्र नागपुर में, भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में, पारिस्थितिकी विज्ञान बेंगलुरु में, नोट करेंगे बेंगलुरु में, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कोलकाता में, नोट कर लीजिए कोलकाता में। आगे चलेंगे, यूनेस्को का मैप प्रोग्राम में शामिल भारत के 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ठीक है। मैन एंड बायोस्फीयर में कार्यक्रम में जो था शामिल है नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन, नंदा देवी, नोकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, ठीक है। अचानकमार, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्तमलाई, कंचनजंगा और पन्ना, ये जो था मैप में शामिल है, 12 रिजर्व हैं, ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में, नोट करेंगे। आगे चलेंगे, भारत के बायोस्फीयर रिजर्व में कुल 18 देखेंगे, ठीक है।
थोड़ी सी देख लीजिएगा। नीलगिरी 1986 में पहला था, नंदादीप 1988, मानस 1989, मन्नार के 1989, ग्रेट निकोबार 1989, नोकरेक 1988, ठीक है, सुंदरबन 1989, सिमलीपाल 1994, डिब्रू सैखोवा जो होता है 1997 सबसे छोटा है, ठीक है, दिहांग दिबांग 1998, पंचमढ़ी 1999, अगस्त मलाई 2001 में, अचानक कमार अमरकंटक 2005 में, कंचनजंगा 2000 में, ठीक है, कच्छ का रण जो था 2000 सबसे छोटा है, शीत मरुस्थल 2009 में, सेचालम 2010 में, पन्ना 2011 में। ये जो होते हैं भारत के बायोस्फीयर रिजर्व है। नोट करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व 18 बायोस्फीयर रिजर्व की बात है। ये जो थे कहाँ कहाँ क्या क्या पाया जाता है ये तो आप देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम छोड़ रहे हैं, ठीक है, इसको हम छोड़ रहे हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव और जलवायु परिवर्तन। ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह में वातावरण में मौजूद कुछ गैसें ग्रह और उपग्रह के वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती हैं, ठीक है। जोसेफ फ्रेरियर ने जो था 1824 में ग्रीन हाउस गैस या हरित गैसों की संकल्पना सबसे पहले की थी, ठीक है। देखिए जब क्लास चलेगा तो पूरी समझा पढ़ाया जाएगा, लेकिन क्लास में ही समझाया जा सकता है, अभी समय नहीं है हमारे पास समझाया जाए। ग्रीन हाउस गैस के प्रमुख गैसें कौन कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं, नोट करेंगे, ठीक है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैसें हैं, नोट करेंगे, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में गैसों द्वारा अवरुद्ध विकिरण को अवशोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या करता है, वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे भूमंडलीय उष्णता का प्रभाव। देखिए प्रभाव क्या पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव, उष्णता का प्रभाव में देखेंगे सकारात्मक प्रभाव क्या होता है, ठीक है। भूमंडलीय उष्णता, बादलों में वृद्धि, पौधों द्वारा जल उपयोग क्षमता में वृद्धि, अधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषण होता है। लेकिन नकारात्मक प्रभाव सबसे ज़्यादा है, फसल में कमी हो जाती है, जैव विविधता में कमी हो जाती है, मौसम दशाओं में परिवर्तन, बाढ़, सूखा, समुद्र स्तर में वृद्धि हो जाती, ग्लेशियर का पिघलना, नदियों का जलस्तर बढ़ना, तापमान में वृद्धि हो जाती, पौधों रोग में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप के अनेक देशों में काफ़ी पतझड़ हो जाता, समुद्र में जो होता है समाहित हो जाते हैं, समाहित हो गए। आगे देखेंगे समय से पूर्व आमों का जो था बौरा आ जाना, ये उष्णता का सबसे प्रभाव मामूली प्रभाव जो था भूमंडलीय उष्णता का प्रभाव होता है। नकारात्मक प्रभाव बहुत है और यही जो था PCS में नकारात्मक प्रभाव पूछता है उष्णता का, नोट करेंगे, यही जो था PCS में पूछता है। आगे देखेंगे अम्लीय वर्षा के कारक, अम्लीय वर्षा कराने वाले गैस कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नोट करेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड बहुत बार पूछा जाता है, लेकिन अम्लीय वर्षा के ये सभी कारण हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है और नाइट्रस ऑक्साइड भी है, ठीक है, ये सभी हैं। प्रभाव क्या था, त्वचा पर फफीला पड़ना, ताजमहल के रंग में परिवर्तन हो जा रहा है, ठीक है, जलीय जीव जंतु को नुकसान पहुंचा रहा है अम्लीय वर्षा, ठीक है। कृत्रिम वर्षा में देखेंगे कौन कौन कारण है। कृत्रिम वर्षा दो चीज़ों से कराया जाता है, सिल्वर आयोडाइड के द्वारा गर्मी वर्षा के बादल होते हैं, शुष्क बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, एल्कोहल जो था एल्हाइड के शीत वर्षी बादल बनते हैं, ठीक है, इसे क्या बनते हैं, शीत वर्षी बादल बनाए जाते हैं। सिल्वर आयोडाइड द्वारा गर्म वर्षा होता है, शुष्क बर्फ और एल्किल हेलाइड के द्वारा शीत वर्षा होते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे ओजोन क्षरण, देखेंगे ओजोन क्षरण, ओजोन लेयर, ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल में समताप मंडल के अंतर्गत प्राकृतिक ओजोन गैस की एक मेखला है जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा के लिए कवच का कार्य करती है, ठीक है। ओजोन एक प्राकृतिक गैस है जिसका जो था रासायनिक सूत्र ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर ना O3 होता है, ठीक है। ओजोन का अधिकांश 90% समताप मंडल की निचली परत में 15 से 30 किलोमीटर में बीच पाया जाता है। क्षोभ मंडल में ओजोन शेष भाग 10% पाया जाता है, ठीक है। अगर आप ओजोन परत नहीं पढ़े होंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। क्षोभ मंडल का ओजोन वायु को प्रदूषित करता है एवं स्माग के निर्माण में मदद करता है, इसलिए क्षोभ मंडल को ओजोन का हानिकारक माना जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे
वायुमंडलीय ओजोन का मापन डाप्सन अर्थात स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा किया जाता है। डाप्सन यूनिट में इसे व्यक्त किया जाता है। एक डाप्सन यूनिट जो होता है शुद्ध ओजोन की मोटाई जो होती है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओजोन को विघटनकारी पदार्थ कौन कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन को विघटित कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा है। हाइड्रोक्लोरिक कार्बन जो होता है AC, हैलोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राईफ्लोरोएथिलीन और जो होता है हैलोन, ठीक है, 1211, 1301, ये सभी जो होता है ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है, ओजोन परत को नुकसान। ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार में सबसे मुख्य जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है। CFC का निर्माण क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से होता है। इसका व्यापारिक नाम फ्रेयान होता है। इसका व्यापारिक नाम क्या होता है? फ्रेयान। कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखेंगे, CFC का मुख्य जो होता है उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, प्रशीतक में आग बुझाने वाले कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, ठीक है। ओजोन परत को सरल करने वाले उपाय नोट करेंगे। ओजोन परत को सरल करने वाले उपाय। टोरंटो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक GW केंट मूर के नेतृत्व में अनुसंधानकर्ता ने 2005 में तिब्बत के पठार के ऊपर ओजोन हैलो का पता लगाया। ओजोन परत के क्षरण जो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया था, जो वर्ष 1989 में क्या हुआ? प्रभावी हुआ था। नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया। नोट करिए, ओजोन परत से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कई बार पूछा गया। 16 सितंबर को ओजोन अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, 100 बार पूछा गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के तहत विकसित देशों में 2000 तक क्लोरोफ्लोरोन उपयोग उत्पादन पूरी तरह से प्रतिबंध करने को कहा गया था, लेकिन हुआ नहीं, ठीक है। रवांडा किंगली अक्टूबर 2016 में 197 देशों ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की श्रेणी में ग्रीन गैस को कम करने के लिए ऐतिहासिक समझौता किए थे, ठीक है, सिर्फ समझौता रह गया। आगे चलेंगे, इसमें वर्ष नोट करेंगे 2100 तक ग्लोबल वार्मिंग में 0.5 डिग्री सेल्सियस तक कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन कमी नहीं, अर्थात बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्ट्रावेव किरणें जो होती हैं, परावैंगनिक किरणें से जो होता है प्रभाव क्या होता है? अत्यंत घातक होती है, सनबर्न होता है, मोतियाबिंद हो जाता है, त्वचा कैंसर हो जाता है, जीन परिवर्तन होता है, अनुवांशिकी दोष हो जाते हैं, ठीक है। ये सभी जो होता है किसी अल्ट्रावेव विकिरण के प्रभाव से होते हैं, नोट करेंगे, ठीक है। ओजोन परत को सूर्य का आवृत्ति को परावैंगनी प्रकाश 93 से 99% अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी पर जीवन की हानिकारक होती है, जीवन के लिए जो होता है हानिकारक होती है ओजोन, ठीक है। परावैंगनी किरणों 93 से 99% पृथ्वी पर आ जाए तो त्वचा रोग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें चलेंगे, अब प्रदूषक देखेंगे, ठीक है। प्राथमिक प्रदूषक देखेंगे। ये प्रदूषक प्राकृतिक अथवा मानवीय क्रियाकलापों के साथ होते हैं, सीधे वायु में जो होता है निष्कासित होते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, ठीक है, NH3, कार्बन डाइऑक्साइड, कड़की पदार्थ PM जिसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये प्राथमिक प्रदूषक होते हैं जो प्राकृतिक और मानवीय क्रियाकलापों के सीधे वायु में निष्कासित होते हैं। द्वितीयक प्रदूषक जो होता है, इसका निर्माण जो होता है विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के प्रभाव के अधीन। प्राथमिक प्रदूषकों सामान्य वायुमंडलीय यौगिकों के बीच रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप होता है, ठीक है, उसे हम जो होता है द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। जैसे ओजोन, नाइट्रिक अम्ल, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, O3, HNO3, SO3 और H2SO4, ठीक है। आगे देखेंगे, वायु प्रदूषक। जब मानवीय और प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल में उपस्थित गैसों को निश्चित अनुपात में अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है तो इसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। जैसे PM, पार्टिकुलेट मैटर, 10 माइक्रोन से बड़े आकार वाले कणों को शुद्ध कणकीय पदार्थ या धूल की कण की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। फ्लाई ऐश क्या होता है? फ्लाई ऐश जो होते हैं, फ्लाई ऐश सूक्ष्म पाउडर होता है जो वायु के साथ काफ़ी दूर तक यात्रा करता है। इसका उत्सर्जन मुख्यतः कोयला आधारित और ताप विद्युत घरों से होता है, ठीक है। इसमें सीसा, कोबाल्ट, आर्सेनिक, कॉपर नुकसानदेह पदार्थ होते हैं। इसमें श्वसन तंत्र संबंधी रोग होता है। इसका प्रकाश संश्लेषण को क्या करता है? बाधित करता है, ठीक है।
निलंबित कड़की पदार्थ जो होता है इसका आकार 0.1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, 10 माइक्रोमीटर छोटे आकार के कण होते हैं, शोषणशील निलंबित कड़की पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे आकार के कण जो होते हैं श्वास संबंधी बीमारियां पैदा करते हैं। ठीक है, 2.5 ये श्वास संबंधी बीमारियां पैदा करते हैं। आगे देखेंगे, चलिए, कार्बन मोनोऑक्साइड सभी वायु प्रदूषकों को 50% भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसे दम घोटू गैस भी कहते हैं। मीथेन धान के खेतों, कोयला के खाद्यान्नों, घरेलू पशु वातावरण मीथेन उत्सर्जित मानवीय सहायता करते हैं, मानवीय स्रोत होते हैं। बेंजीन जो होता है रक्त में कैंसर होता है कैडमियम से, अर्थात कैडमियम जो होता है कैडमियम के कण शोषण विष के तरह कार्य करते हैं। इटाई रोग भी इसी के कारण होता है। यह हृदय संबंधी रोग उत्पन्न करता है और इसे रक्तदाब को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, AQI छोड़ दीजिए। ठीक है, इसका वर्ग देख लीजिए, AQI के वर्ग, AQI का सीमा देखेंगे। अच्छा रहेगा तो हरा, संतोषजनक है तो हल्का हरा, समान प्रदूषित है तो गुलाबी है, खराब है तो पीला होगा, अति खराब है तो लाल सूची में होगा, गंभीर होता है तो गहरा लाल सूची में होगा। ठीक है, एक कलर कोड थोड़ा सा देख लीजिएगा, 6 श्रेणियों में कलर कोड बांटा गया। ठीक है, जल प्रदूषण बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। जल की गुणवत्ता को कम करने वाले तत्व को जल प्रदूषक कहते हैं। ठीक है, समान जल में गुणवत्ता का निर्धारण ऑक्सीजन BOD, रासायनिक ऑक्सीजन COD और घुली ऑक्सीजन DO के pH मान के आधार पर किया जाता है। ठीक है, अगर देखेंगे जैविक ऑक्सीजन की मांग देखेंगे, BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, परीक्षण जल में उपस्थित जैव ऑक्सीकरण कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का आकलन करता है। पीने के स्वच्छ जल अर्थात BOD की मात्रा 1 ppm से कम होनी चाहिए। नोट करेंगे, 1 ppm से कम होनी चाहिए। सामान्यतः नदियों में BOD का स्तर 40 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे, जल प्रदूषण के कारण जो होता है हैजा, तपेदिक, पीलिया, अतिसार, मियादी ज्वर, ठीक है, पेटाफाइड, पेचिस आदि रोग होते हैं। ठीक है, एस्बेस्टस रेशो से युक्त जल को सेवन से जो होता है एस्बेस्टस फेफड़े के कैंसर का रूप नामक रोग होता है। पारा युक्त जल जो होता है पीने से मिनीमाता रोग होता है। नोट करेंगे, पारा जल जो होता है अगर पीने से मिनीमाता रोग होता है। पेयजल में अगर नाइट्रेट की मात्रा अधिक होती है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक जो होता है रोग होता है। कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है। नोट करेंगे, जल में आर्सेनिक की अधिकता के कारण ब्लैकफुट नामक रोग होता है। सीसा युक्त जल से जो होता है एनीमिया होता है, सिर दर्द और मांसपेशियों में कमजोरी का आभास होता है। ठीक है, सीसा युक्त जल से। नाक डिश नीचे फ्लोराइड के प्रदूषण से उत्पन्न होता है। ठीक है, नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलेंगे, ध्वनि प्रदूषण में देखेंगे, उच्च तीव्रता वाली जो होता है अवांछित शोर के कारण उत्पन्न अशांति बेचैनी को हम दशा ध्वनि प्रदूषण कहलाते हैं। ध्वनि जो होता है हम डेसिबल में मापते हैं। ठीक है, चलेंगे, 20 dB पत्तियों के ससराहट, 30 dB फुसफुसाहट, 40 dB शांत कमरे की ध्वनि होती है, 60 dB समान बातचीत करते हैं, 80 से 85 dB ट्रक और बसों की आवाज़ होती है, 120 dB जेट इंजन की आवाज़ होती है, 150 जेट प्लेन की और 180 रॉकेट इंजन की आवाज़ होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा रॉकेट इंजन ध्वनि प्रदूषण करता है। ठीक है, आगे देखेंगे, संगठन, प्रमुख संगठन देखेंगे, UNEP 72 में, नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है। रेड क्रॉस जो होता है 1863 में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ग्रीन पीस 1971 में, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 में, लंदन में इंग्लैंड में है। WW वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर 1988 में स्थापना, कैम्ब्रिज अर्थात इंग्लैंड में। ठीक है, ह्यूमन राइट वॉच 1978 में न्यूयॉर्क में, IPCC 1988 में जिनेवा में स्विट्जरलैंड, ट्रैफिक 1976 में कैम्ब्रिज इंग्लैंड में। ठीक है, वेटलैंड इंटरनेशनल 1996 में नीदरलैंड में, फ्रेंड्स ऑफ अर्थ 1969 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में, IUCN जो होता है ग्लैंड अर्थात स्विट्जरलैंड में। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो था, स्टॉकहोम समझौता, ये लास्ट है। ठीक है, देख लीजिएगा, स्टॉकहोम समझौता। स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन 1972 में, मैग्ना पर्यावरण को हम मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, इसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। UNEP के द्वारा स्थापना की गई, 5 जून को जो था पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन 1972 में। मॉन्ट्रियल
जो होता है सम्मेलन कनाडा में हुआ था 1987 में। इसे ओजोन परत की जो होता है अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ, इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया गया था, ठीक है। फिर रियो सम्मेलन ब्राज़ील में पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, 1992 में हुआ था। 21 एजेंडा इसमें रखे गए थे और इसी जगह जलवायु परिवर्तन संयुक्त फ्रेमवर्क कन्वेंशन की स्थापना भी की गई थी, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल पृथ्वी 5 सम्मेलन हुआ था। रियो में जितना पृथ्वी सम्मेलन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसों की कटौती पर बात कही गई थी। 1990 का स्तर पर तक लाने के लिए 5.2% कटौती करने का निर्णय लिया गया था, ठीक है, लेकिन किसी कोई फर्क नहीं पड़ा था। आगे चलेंगे। जोहान्सबर्ग छोड़ दीजिए, ठीक है, इसको छोड़िए। पुरस्कार देख लीजिए। पुरस्कार टाइलर पुरस्कार 1973 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय प्रदान करने वाली। गोल्डमैन पुरस्कार गोल्डमैन फाउंडेशन के द्वारा 1989 में। ये सब पर्यावरण से पुरस्कार है। केवल पुरस्कार जानिए कि पर्यावरण से कौन कौन देता है। टाइलर पुरस्कार, गोल्डमैन ग्लोबल 500, गोल्डन पांडा पुरस्कार, सासाकावा पुरस्कार, व्हिटली पुरस्कार, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार, राजीव गांधी वन्यजीव पुरस्कार। ये सभी पुरस्कार जो था पर्यावरण से संबंधित है। बस इतना याद करिए। ये जो होता है नहीं पूछा जाता, ठीक है, ये नहीं पूछा जाता, बस इतना ही याद करिए, ठीक है। आगे चलेंगे, ठीक है। ये हमारा लास्ट था, ठीक है। अब थोड़ा से इकोनॉमिक्स बच गया, जिसको कभी क्लास में रख देंगे, ठीक है। आज का सेशन यही समाप्त होता है।